कहां तक पढ़ लिया था बताओ? हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। और चलिए तो हेडिंग डालिएगा मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके गुहिल वंश को लेकर, क्योंकि मेवाड़ में तो यही वंश हुआ है, गुहिल वंश। आगे चलकर इसी का नाम हम और पढ़ेंगे, क्या? सिसोदिया वंश। वो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो आगे की बात। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि मेवाड़ जो है वर्तमान के अंदर कौन कौन से जिलों का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ के अंदर आता है। तो हमने पढ़ा था, एक तो उदयपुर आता है आपके, एक आपके सलूमर जिला बन गया है, ये भी आने लग गया अब। एक आपके चित्तौड़गढ़ है, इसके अलावा आपके भीलवाड़ा है, इसके अलावा आपके शाहपुरा है, और इसके अलावा राजसमंद। यानी कि वर्तमान के अंदर ये जो जिले हैं ये किसके? मेवाड़ का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारी चर्चा हुई। फिर हमारी ये भी चर्चा हुई कि ये जो मेवाड़ है ये हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। सबसे प्राचीन यदि कोई रियासत है तो वो कौन सी है? मेवाड़। फिर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि मेवाड़ में जिस वंश के बारे में हमें पढ़ना है वो वंश कौन सा है? गुहिल वंश। और इस वंश के बारे में हमने पढ़ा है कि ये सबसे लंबा राजवंश है। विश्व का सबसे लंबा राजवंश कोई है तो वो कौन सा है? गुहिल वंश। इस गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे व्यक्तित्व ने अपने अलग अलग कमेंट बताए। जैसे टोड ने बताया था कि ये जो गुहिल वंश है ये वल्लभी नगर जो साम्राज्य है गुजरात के अंदर, वहां के जो राजा है शिलादित्य, उनके क्या है? वंशज। अबुल फजल ने ये कहा है कि ये जो गुहिल वंश है ये ईरान के नौशेका आदिल की संतान है। जबकि डॉक्टर ओझा ने इनको बताया है कि ये सूर्यवंशी है। तो राजपूतों को सूर्यवंशी बताने वाले कौन कौन थे? आपकी क्लास की इज्जत फिर रह गई। मत रखो इनकी इज्जत, इतनी मत रखो, ये पढ़ते नहीं है। दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी है? सूर्यवंशी से। ब्राह्मण होके इन्होंने बताया है कि राजपूत किससे है। जबकि डॉक्टर डीआर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति कहां से मानी है? ब्राह्मणों से। इसके अलावा और कौन सा व्यक्ति था? गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने भी किससे मानी है? ब्राह्मणों से। लेकिन वो ओवरऑल राजपूतों की बात हो रही है, यहां पर केवल किसकी चर्चा हुई? हमारी गुहिल वंश को लेकर। तो ये 3 कमेंट आए। ठीक है, चलिए। वैसे ये किसने बताया था कि जो राजपूत हैं वो एक विदेशी जाति है युची, इसके वंशज हैं। कनिंगम, कनिंगम। टोड ने बताया है संकवेशिथियन, विलियम कुर्क ने बताया है कुषाण, कनिंगम ने बताया है युची जाति के कुषाणों से। और एक और था ना, वी ए स्मिथ, उसने बताया है हुणों से। वो आपको याद है कि नहीं है? राजपूतों की उत्पत्ति याद है? कितनी इजी था। अग्निकुंड मत्ती तो था, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। चालुक्य ही क्या कहलाते हैं? सोलंकी। किसने बताया? चंद्रवर्धय ने। उसका खंडन किसने किया था? ओझा ने। जहां खंडन वहां ओझा, डॉक्टर जीएच ओझा। और भी किस बात का खंडन किया था इन्होंने? विदेशी वाली में खंडन उन्होंने किया, मतलब घर जाकर नहीं पढ़ा, ये कंफर्म हो गया। पढ़ते तो एक दूसरे से बात रिलेटेड हो जाती, अच्छा ये इसका भी खंडन कर रहा है, इसका भी कर रहा है, ये इसका समर्थन कर रहा है, ये इसका खंडन कर रहा है। ठीक।
नहीं, समर्थन तो वो किया था कि राजपूत वैदिक आर्य की संतान है, बताने वाले थे शिवी वेद, उनका समर्थन किया। तो इसलिए कल आपकी छुट्टी रखी जाएगी। कल आपको ये सारा कुछ याद करके आना है, नहीं मतलब परसों आना है, कल याद करके। याद कर नहीं रहे हो इसलिए कल छुट्टी है आपकी, ठीक है? पहले ही कह देता हूं। तो अपने को पता रखो कि टोड ने क्या कहा था। 24 का। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमने आगे पलटो, और क्या लिखा था? बस, अच्छा, ये गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में लिखा है। चलिए अब देखिएगा आगे। सबसे पहले जिस शासक के बारे में हम चर्चा करते हैं वो है आपके कौन से? गुहिलादित्य। स्टोरी क्या थी? स्टोरी थी वल्लभीनगर, वल्लभीनगर साम्राज्य। और वल्लभीनगर साम्राज्य कहां पर है? गुजरात। वल्लभीनगर साम्राज्य गुजरात। वल्लभीनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। शिलादित्य का विवाह हुआ था किसके साथ? पुष्पावती के साथ। पुष्पावती कौन थी? तो याद रखिएगा, आबू परमार की राजकुमारी। और इतिहास गवाह है, जिस हिस्से में राजकुमारी होगी उसके बहुत सारे किस्से होंगे। तो शिलादित्य का विवाह हुआ था पुष्पावती से। पुष्पावती कौन है? आबू परमार की राजकुमारी। शिलादित्य कैसा आया, क्यों आया, कब आया, तो आपको पता है कि ये यहां कैसे आया, पता है ना? अच्छा हाँ बोलो, ऐसे शक की दृष्टि से मत देखो भाई। तो इनका विवाह हुआ और इनके विवाह से, हाँ, बीज मंत्र से पैदा हुआ था कौन? शिलादित्य। और इन दोनों के कौन हुआ? तो इन दोनों के हुआ था पुत्र, जिसका नाम क्या है? गुहिल या गुहिलादित्य। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा शायद, ये लिख लिया था ना? तो ये आपको वापस रिवीजन के लिए मैंने बताया है। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर हमने लिखा था कि ये जो पुष्पावती है, इस पुष्पावती ने क्या किया? इसने अपने पुत्र को
वीरनगर की महिला कमलावती को सौंपा और स्वयं क्या हो गई, सती हो गई। यहां तक आपने लिख लिया था, है ना। तो अब नंबर 1 हेडिंग लगाइए, एक नंबर करके, गुहिलादित्य। हेडिंग लगो गुहिलादित्य। हाँ? लिखा दूंगा, लिखा दूंगा। पहले लिखूंगा तो क्या मतलब रहेगा। लिखा देंगे, लिखा देंगे, लिखा देंगे, चिंता मत। ये लिख लिया। इसमें नंबर 1 गुहिलादित्य। अब सबसे पहली बात तो यह है कि ये मुझे लिखाने की आवश्यकता है नहीं कि इनके पिताजी का नाम क्या है, शीलादित्य। नहीं लिखाना ना। फिर कोष्टक में लिखूंगा वल्लभी नगर साम्राज्य के राजा। फिर लिखूंगा इनके माता का नाम क्या है, पुष्पावती। कोष्टक में लिखूंगा आबू परमार की राजकुमारी। नहीं लिखने की आवश्यकता है ना। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो, सबसे पहली बात तो आप जिसको पढ़ रहे हैं, इस बंदे का अन्य नाम क्या है। देखिए, इसका जो जन्म है वो एक गुफा में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है, गोहे। क्या बोलते हैं, गोहे। इसी को कहा जाता है गुहिल। दूसरी बात, ये जो बालक है गुहिलादित्य, ये रहा बालक। कौन सा, गुहिलादित्य। ये गुफा में रहा करता था। ये रही गुफा। इस गुफा के आसपास में एक साम्राज्य था जिसका नाम है इडर। कौन सी रियासत थी, इडर रियासत। इस गुफा के अंदर इस बच्चे का जो पालन पोषण कर रही है वो एक ब्राह्मण महिला है, विधवा, जिसका नाम क्या है, कमलावती। इस गुफा के आसपास में एक साम्राज्य, एक रियासत है, कौन सी, इडर। इसी इडर रियासत के अंदर एक गांव है जिसका नाम है उंदरी गांव। वैसे आज वर्तमान के अंदर यदि उंदरी गांव की हम चर्चा करते हैं तो ये कहां पर है, उदयपुर। इडर रियासत कहां है, इडर रियासत है गुजरात में। आज वर्तमान के अंदर इडर कहां है, तो गुजरात के अंदर साबरकांठा जो है ना, वहां पर एक स्थान है, कौन सा, इडर। तो इस गुफा के अंदर ये बालक रहा करता था। इसके पास में कौन सा गांव था, उंदरी गांव। इस उंदरी गांव के अंदर प्रमुख रूप से एक जनजाति रहा करती थी जिसका नाम क्या था, भील। और इसी उंदरी गांव में जो प्रमुख भील था उसका नाम था मांडलिक। यानी कि ये हुआ करता था भीलों का सरदार। ये कौन था, भीलों का सर। ये केवल सुनने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, इतना सीरियस नहीं होना है। ऐसे जैसे कहीं शादी समारोह में जाते हैं ना और स्टेज प्रोग्राम चल रहा है तो आप वहां टेंशन थोड़ी लेते हैं, क्योंकि पहने वाला माला पहनाएगा, पहनने वाला पहनेगा, आपको केवल देखना, वाह। तो ऐसे केवल ध्यान रखना। ये गुफा है, इस गुफा के अंदर वो बालक है जो आगे चलकर क्या बनेगा, गुहिलादित्य। ये जो गुफा है ये इडर रियासत के आसपास में है। इसी रियासत के पास में एक गांव है उंदरी गांव, जो कि वर्तमान उदयपुर जिले के अंदर है। इसी उंदरी गांव के अंदर प्रमुख रूप से भील रहा करते थे। भीलों का जो प्रमुख था, प्रमुख सरदार, उसका नाम क्या था, मांडलिक। ये बुजुर्ग हो रहा था धीरे धीरे। तो इसको उत्तराधिकारी की तलाश थी। किसकी थी, इसको कोई अपना उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा था। इसीलिए कहते हैं कि इसी मांडलिक ने इसी बालक का अपने अंगूठे से खून निकाल कर क्या किया था, राज्य अभिषेक। और इसी को क्या चुना अपना राजा। तो ये एक परंपरा सी बन गई थी कि मेवाड़ का जो भी राजा बनेगा
उसका जो राज्य अभिषेक है वो कौन करेगा? भील। और ये भी भील कौन से गांव के और किसके वंशज? बस ये क्या बन गया यहां का राजा। किसका राजा बना ये? अभी यहां नहीं आया है मेवाड़, अभी ये कहां पर है? हाँ, इडर में ही है। ठीक है, तो यहां पर हमारे एग्जाम के लिए तो क्या क्वेश्चन है? यहां से वैसे कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं, लेकिन लिख लो, फिर भी लिखा देता हूं आपको। लिखो, गुहिलादित्य हेडिंग डाली, सबसे पहले लिखेगा इसका अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? गुहो या गुहिल, क्योंकि गुफा में रहने की वजह से इसका नाम क्या हुआ? गुहिल। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना, जैसे मंगलवार के दिन यदि किसी का जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है मंगलाराम। बुधवार का हुआ तो बुधाराम। हाँ, नहीं रखते ना? नहीं रखते क्या? नहीं रखते? हाँ, सोमवार को जन्म हो गया तो फिर वो सोमवार देखेंगे कि किसका है, महादेव जी का, तो महादेव राम। हमारे पास में ऑप्शन होता है ना कि उससे सेट हो रहा है तो ठीक है, वरना वो जो दिन है वो किस देवता का है वहां से उठा लो। अब जैसे गणेश जी का वार कौन सा है? अब देखो, यही नहीं पता आपको, बुधवार है ना, तो बुद्धाराम अगर उनके दादा रहे हैं तो उसका नाम कर देंगे गणेशाराम। तो गांव में तो ऐसे नाम मिलते हैं ना, तो गुफा में रहने की वजह से क्या नाम उसका हुआ? गोहे या गुहिल। इसका पालन पोषण किसने किया था? तो याद रखिएगा, कमलावती। हाँ, वो पुष्पावती, ये कमलावती। पुष्पावती ने जन्म दिया, कमलावती ने बड़ा किया। ये जो कमलावती है ये कहां की थी? लिखिएगा, वीरनगर की ब्राह्मण महिला। ब्राह्मण महिला, ठीक है। ये जो गुहिलादित्य है, लिखिएगा इसका राज्य अभिषेक लिखिएगा उंदरी गांव के भीलों द्वारा। और उंदरी गांव कहां पर है? उदयपुर में। तो बस जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, इन्होंने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या की? स्थापना। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की, इनके नाम से ही। खुद राजा बन रहा है, इसका मतलब पता होना तो चाहिए ना कि खुद किस वंश का है, तो अपने नाम से ही वंश का नाम रखा, क्या? गुहिल। इसीलिए आपको पूछा जाए कि गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल वंश का संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष या जनक, जो भी पूछे वो कौन है? गुहिलादित्य। ठीक है, तो इनकी इतनी ही बातें हैं। बाकी कुछ बातें थी जो मैंने आपको पहले लिखा दी थी, इनके पिताजी का नाम और इनकी माता का नाम। अभी ये जो गुहिलादित्य है, ये जो राजा बना है, ये मेवाड़ का नहीं बना है। अभी अभी मेवाड़ आई ही नहीं है इसके क्रोश में। ठीक है,
अभी ये केवल इडर के आसपास के क्षेत्र की बात है, ठीक है। चलिए आगे चले। अब गुहिल वंश के जो संस्थापक है गुहिलादित्य, इस गुहिलादित्य के बाद में राजा कौन बने हैं, इसकी जो जानकारी है वो हमें कुछ कुछ शिलालेखों के माध्यम से मिलती है। जैसे गुहिलादित्य के बाद शासक कौन बने, तो एक तो हमें जानकारी मिलती है कि जो राजा बने हैं वो कौन है, शील। इनके पिताजी हैं शिलादित्य, वो अलग है, और एक कौन है, शील। शील राजा है, ये कौन है, राजा, जो कि गुहिलादित्य के बाद जानकारी मिलती है। जानकारी हमें कहां से मिलती है इसकी, तो जानकारी जो हमें मिलती है वो एक शिलालेख है जिसका नाम है सामोली शिलालेख। और ये जो सामोली शिलालेख है इसका टाइमिंग है 646 ईस्वी, 646 ईस्वी के अंदर एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है सामोली शिलालेख। ये जो सामोली शिलालेख है ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिएगा सामोली गांव से। और ये जो सामोली गांव है ये आपके कहां पर है, उदयपुर में, वहां से ये शिलालेख प्राप्त हुआ, 646 ईस्वी का है। इसके अंदर जानकारी मिलती है कि गुहिलादित्य के बाद में यदि कोई राजा बना है तो वो राजा कौन सा था, शील। आज यदि ये सामोली शिलालेख हमें पढ़ना है तो वर्तमान में ये कहां है, तो वर्तमान में कहां है ये शिलालेख, तो याद रखिएगा वर्तमान के अंदर है ये अजमेर संग्रहालय में। अजमेर संग्रहालय में डॉक्टर GH ओझा द्वारा क्या है, सुरक्षित है। द्वारा सुरक्षित रखा गया। इसीलिए आपको पूछता है कि सामोली शिलालेख का संबंध निम्न में से कहां के शासकों से है, तो याद रखिएगा मेवाड़ यानी कि गुहिल वंश से। जानकारी बस इतनी मिलती है कि गुहिलादित्य के बाद में कोई राजा बना होगा शील, उसकी जानकारी जिस शिलालेख में मिलती है वो कौन सा शिलालेख है, सामोली शिलालेख, जो 646 ईस्वी का है। ये प्राप्त हुआ था सामोली गांव जो कि उदयपुर से है वहां, लेकिन डॉक्टर GH ओझा साहब ने इसी शिलालेख को कहां पर सुरक्षित रखा है, अजमेर संग्रहालय में। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अजमेर संग्रहालय कहां है, अजमेर में। डॉक्टर GH ओझा साहब की कोई पुस्तक का नाम बता सकते हैं आप? अरे शाबाश। और आपको पता होगा अंग्रेजों ने डॉक्टर GH ओझा साहब को क्यूरेटर बनाया था। क्या बनाया था, मतलब हाँ, मतलब ऐसे एक ही शब्द में स्पष्ट रूप में बोलना चाहे तो, ताकि समझ में आ जाए सभी को। अरे ये भी बहुत इजी, ये क्या होता है, लाइब्रेरियन। खस में खस, आप खस में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष। यह है क्यूरेटर, यह है संग्रहालय अध्यक्ष, ठीक है। वो तो अब आगे की बात है, कभी पढ़ाएंगे आपको गलती से तो याद रख लेना। तो सामोली शिलालेख का संबंध कहां से है, मेवाड़ यानी कि गुहिल वंश से। बस ये जानकारी मिलती है शील की, उतार लो। तो कभी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि शिलादित्य कौन था और शील कौन था, ठीक है।
अब इसकी जानकारी इतनी है, मैं तो क्या कर सकता हूं आपके साथ। लिखो, लिखो, लिखो। गुहिल वंश की राजधानी क्या है? अभी बनी नहीं है ना, बनते ही बता दूंगा आपको, ठीक है। सर क्लास नोट्स बुक हो, ये पढ़ाते हो जैसे, तो बुक बता दो, बुक ले लेंगे। नहीं, इतना आलसी नहीं बनना है। याद रखना है, ये लिखोगे तब याद होगा ना आपको। ठीक है। शील राजा था, जो हमें बताता है सामूली शिलालेख, बस इतनी जानकारी बनती है, और यहां से कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। लिख लिए? तो आपके लिए तो केवल ये क्वेश्चन बन सकता है कि शील नामक मेवाड़, या सॉरी, शील नामक व्यक्ति जो कि गुहिल वंश के शासक रहे हैं, इनकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है। या फिर आपको पूछा जाएगा कि सामोली शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब इस शील के बाद में अगला राजा कौन बना है? तो शील के बाद में जो अगला राजा बना है, शील के बाद अगला शासक, तो शील के बाद जो अगला शासक बना है, उस बंदे का नाम है, आपको विश्वास नहीं होगा, बाकी नाम यही है, अपराजित। तो शील के बाद राजा कौन बना है? अपराजित। हमें कैसे पता चला कि शील के बाद राजा अपराजित बना है? तो आप कहेंगे कि इसकी जानकारी मिलती है हमें, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो एक शिलालेख से मिलती है, और उस शिलालेख का नाम ही क्या है? अपराजित शिलालेख। और ये जो अपराजित शिलालेख है, इसका टाइमिंग है 661 ईस्वी के अंदर, और जहां से ये प्राप्त हुआ है वो जिला है उदयपुर। आज ये जिस संग्रहालय में रखा हुआ है वो है उदयपुर का विक्टोरिया हॉल संग्रहालय, जहां पर ये आज सुरक्षित है, और किसके? डॉक्टर GH ओझा साहब की वजह से। ठीक है, उनकी वजह से ये क्या है? सुरक्षित। कहां पर है? तो याद रखिएगा, उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में। इस शिलालेख में यह बताया गया है कि शील के बाद गुहिल वंश का यदि कोई अगला राजा बना है तो उसका नाम क्या है? अपराजित। आपके लिए क्वेश्चन इतना ही है कि अपराजित शिलालेख कब का है और ये कहां पर है, किस वंश के बारे में ये जानकारी देता है? तो याद रखिएगा, गुहिल वंश। आपके छुपा हुआ टॉपिक होता है ना शिलालेख,
तो वो ऐसे कंप्लीट होगा। हाँ, ये छुपा हुआ है और छुपा हुआ रह जाएगा। फिर आप मुझे आखिरी में बोलेंगे ना कि सर वो शिलालेख नहीं करवाए, अभी नहीं, मतलब महीने 1.5 महीने के बाद में, तो मैं आपको पकड़ के मोड़ूंगा। ये देख, ये देख, ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, है? क्या कह रहा है? सर नागदा राजधानी थी, बट थी, लेकिन अभी कहाँ बनी है, पहले बन तो जाने दो। है? है, लेकिन ये बातें भी आपको आनी चाहिए, तब बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है। आजकल एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, पता ही नहीं चलता है। पूछ लेता है कि गुहिल वंश के अपराजित राजा से संबंधित अपराजित शिलालेख निम्न में से वर्तमान कौन से संग्रहालय में है। तो याद रखना है, उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में। ठीक है, ये लिख लिया। तो गुहिल, शील और अपराजित, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब यहां पर हमें जो डायरेक्ट जानकारी मिलती है, वो गुहिल वंश के जो फाउंडर है गुहिलादित्य, उनकी 8वीं पीढ़ी के बारे में जानकारी मिलती है। बीच में कहीं उल्लेख नहीं है। ये लिख लिया। अब हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि जो गुहिल वंश के संस्थापक थे गुहिलादित्य, इसी गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी या 8वां वंशज कह सकते हैं आप, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि चौहान वंश की खाली जगह ये पीढ़ी कायम खानी चौहान कहलाए थे, तो वो कौन सी पीढ़ी है। ऐसे पढ़ते हैं कभी कि गोगाजी चौहान की खाली जगह ये पीढ़ी कायम खानी मुसलमान कहलाती है। कायम सिंह चौहान ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, उनके वंशज कहलाए थे कायम खानी। ऐसे पढ़ते हैं। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में 5 पीर हुए हैं जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मंगलिया महाजी। तो वो कौन सी पीढ़ी है, यहां पर ऐसे याद आ गया मुझे, तो मैंने आपको पूछ लिया, बाकी मत बताओ। आपको कसम में मेरी बता दिया तो गुहिलादित्य का 8वां वंशज जिसका नाम क्या है, नागादित्य। गुहिलादित्य का 8वां वंशज जिसका नाम क्या है, नागादित्य। कहते हैं कि ये जब नागादित्य यहाँ का राजा बना गुहिल वंश का, तब कहते हैं कि नागादित्य ने भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसीलिए भीलों ने इसको मार दिया। बस। भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसीलिए भीलों ने हत्या कर दी। भीलों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। नागादित्य तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक 3 वर्षीय पुत्र को छोड़कर चला गया। और इसी नागादित्य का 3 वर्षीय जो पुत्र है, उसी का नाम है काल भोज। कौन सा भोज है, काल भोज। लेकिन जब हम एनसीईआरटी की बुकें देखते हैं और आरबीसी की बुकें,
तब यहां पर हमें जानकारी मिलती है, जैसे 11th की बुक में ये लिखा हुआ है कि काल भोज के जो पिता थे उनका नाम है महेंद्र द्वितीय, जबकि यहां पर कौन है? नागादित्य। ठीक है, तो वो तो आगे लिखा देंगे, ये लिखो आप। हम्म। अच्छा गजेंद्र, कल हटवा देंगे बस। और बताओ। अभी तक आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ऐसे आनंद नहीं आ रहा है इसमें, नहीं? क्योंकि कहानी नहीं आई ना, तो कहानी नहीं आएगी भाई। ठीक है, बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करो ऐसे। कहानी बताएंगे, अभी देखो गाय लाएंगे हम। गा। अब ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा मिलता नहीं है, मतलब कि नागादित्य का ही दूसरा नाम महेंद्र द्वितीय है। सबसे बड़ा विवाद तो अभी हम आगे और पढ़ेंगे। सबसे बड़ा विवाद कि ये काल भोज और काल भोज का ही दूसरा नाम बप्पा रावल है ना। अभी तो हमें ये भी पढ़ना है कि कौन से शिलालेख ये बताते हैं कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। ऐसे भी तो है। तो नागादित्य की मृत्यु हो गई, भिल्लों ने लपेट दिया इसको, पीछे कौन बचा? कालभोज, 3 वर्ष का बच्चा है। तो अब यहां से स्टोरी शुरू होती है किसकी? कालभोज की। लिख लिया सबने? अब देखो आगे। कालभोज 3 वर्षीय बच्चा, भीलों का इलाका। नहीं नहीं, ऐसे मतलब डरा नहीं रहा हूं, ऐसे। कालभोज 3 वर्षीय बालक, पिता तो रहे नहीं, इसीलिए इस कालभोज ने क्या किया कि आसपास के अंदर ब्राह्मण रहा करते थे, और इन्होंने उसी ब्राह्मणों की गाय चराने का कार्य शुरू किया। कार्य शुरू किया क्योंकि ब्राह्मणों को पहले दान में गायें मिला करती थी, इनको बहुत सारी गायें हुआ करती थी। तो इस कालभोज ने उन्हीं ब्राह्मणों की गायों को चराना शुरू कर दिया। अब जो बंदा, आप गांव में भी देखेंगे ना कि जो गायें वायें चराता है वो शरीर में भी हट्टा कट्टा रहता है, क्योंकि गाय चराते रहता है, जब भी मूड होता है दूध पी लेता है बेचारा। तो ऐसा एक, मतलब एक बात मिलती है, छोटी सी बात ये मिलती है कि कालभोज जिन ब्राह्मणों की गायें चराने का कार्य किया करता था, गायें दिन भर चरती, शाम को आती तो ब्राह्मण दूध निकाल लेते। एक गाय ऐसी थी जिससे दूध नहीं निकलता था, तो ब्राह्मणों को शक हो गया कि ये कहीं दूध निकाल के बेच तो नहीं रहा है मंडी में, सरस अमूल अलग जो भी हो उस समय की रही होगी। तो उन्होंने क्या किया कि इसका पता करने के लिए पहले कालभोज को भेज दिया कि ये लोग आए और जाओ चराने। उनमें से जो एक गाय है ना, वो एक गुफा में जाया करती थी। जैसे यहां से गाय निकली, उन गायों में से एक जो गाय है वो इस प्रकार एक गुफा में जाती थी। कालभोज को भी शक हुआ कि ऐसी गाय जो दूध नहीं देती, ऐसा क्या है? तो गाय इस गुफा में जा रही है, कालभोज भी इसके पीछे पीछे जा रहा है, और पीछे पीछे और वो ब्राह्मण आ रहे हैं, कैसा क्या है? तो वो गाय गई उस गुफा में, और कहते हैं कि उसी गुफा के अंदर एक बना हुआ था शिवलिंग। ठीक बन गया नहीं?
ठीक नहीं बना। ये लो, ये क्या था, इस प्रकार से एक शिवलिंग था। इस शिवलिंग पर गाय के अपने आप वो दूध की धारा निकलती वहां से, और गाय का पूरा ही दूध इस शिवलिंग पर चढ़ जाता। ये दृश्य देख रहा था कौन? कालभोज। इस शिवलिंग के जस्ट पास में एक ऋषि बैठा था, ऐसे झट्टे वट्टे बिखरी हुई। नहीं, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं, ऋषि बैठा है बेचारा। ठीक है, ये ऋषि बैठा है, ये ऋषि। और यहां पर ये कालभोज देख रहा है। ये देखो कालभोज, ये कालभोज है, ये बीच में शिवलिंग है, यहां से गाय के थन है जहां से दूध गिर रहा है। पूरी गाय तो मैं बना नहीं पाऊंगा, लेकिन लिख देता हूं गाय, गाय। और यहां पर ये एक ऋषि बैठे हैं। तो वो गाय अपने आप आती है इस गुफा में, और इस शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है और चली जाती है। इसी शिवलिंग के पास में एक ऋषि बैठे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और ये दृश्य देख रहा है कौन? कालभोज। कालभोज ने देखा, और देखते ही ऋषि के चरणों में आ गिरा। ये जो ऋषि है, इस ऋषि का नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था इसका? हारित ऋषि। और ये जो हारित ऋषि है, ये जिस संप्रदाय को फॉलो किया करता था वो है पाशुपत संप्रदाय। बस, फिर क्या, कालभोज हमेशा के लिए इसी ऋषि के पास में रहने लग गया। ब्राह्मणों को कहा ले जाओ अपनी गाय, अपना दूध ले जाओ यहां से। लेकिन वो गाय अपने आप आएगी और इस गुफा में आकर उस शिवलिंग पर क्या चढ़ाएगी। अब ये कैसे हो रहा है ये मुझसे नहीं पूछेंगे, देख रहा है ना तो ऊपर वाला। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा था। तो यहां पर कालभोज की मुलाकात किससे हुई थी? हारित ऋषि से। और हारित ऋषि यहां तपस्या कर रहे थे। और कैसे हैं कि ऋषि जब तपस्या करता है तो भगवान आते हैं और इनको कहते हैं कि बोल क्या चाहिए आपको। कहते हैं कि हारित ऋषि की बहुत सेवा की थी किसने? कालभोज ने। तब कहते हैं कि हारित ऋषि ने भगवान से इस कालभोज के लिए एक साम्राज्य मांगा था, और वही साम्राज्य मेवाड़ साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य मांगा था? इसको ऐसा कहते हैं कि हारित ऋषि के पास में एक खाने वाला कोई पदार्थ भी था। वो हारित ऋषि इस कालभोज के मुंह में डालना चाह रहा था। यदि वो खाद्य पदार्थ उसके मुंह में चला जाता तो कालभोज हमेशा के लिए अमर हो जाता। लेकिन वो खाद्य पदार्थ कालभोज के पैरों में गिर गया। इसीलिए कहते हैं कि जहां जहां कालभोज ने कदम रखा, वो पूरा स्थान, वो पूरा साम्राज्य किसका हो गया? कालभोज का। इसीलिए कालभोज ने मेवाड़ से लेकर गजनी तक विजय प्राप्त की थी। सिंध के शासक जुनेद और सलीम को पराजित किया था इन्होंने। तो वहां तक विजय प्राप्त की थी किसने? कालभोज। तो यहां पर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आपको लग रहा होगा। क्वेश्चन है, हारित ऋषि निम्न में से किस संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे? आगे चलकर जब कालभोज मेवाड़ के राजा बने, तब इन्होंने, जहां पर यह हारित ऋषि और जहां पर यह शिवलिंग है, यहीं पर आगे चलकर इन्होंने एक इसी प्रकार से भव्य मंदिर बनाया। और ये मंदिर बनाया एकलिंग जी का। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर बना, ये जिस स्थान पर बना वो स्थान है कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी जिस जिले में है वो जिला कौन सा है? उदयपुर। बस, ये है कालभोज। हाँ, ऐसे ही है, टेक दिया। स्टोरी का क्या है? तो अब आप हेडिंग लगाइए, क्या लगाएंगे? कालभोज। कालभोज, भोज नहीं कालभोज, भोज आगे आएगा। कालभोज। बहुत सारी बातें हैं इनकी।
तो हेडिंग डालो काल भोज। काल भोज के बारे में सबसे पहली बात लिखिएगा, बचपन में गायें चराने का कार्य। ठीक है, एक एक लाइन लिखो है। अब ये लाइन देखो लिख रहे हैं, लिख लिया, गाय चराने का कार्य। ठीक है, दूसरी लाइन, अगली लाइन से लिखो, ये जो काल भोज है ना, इसी काल भोज के जो गुरु थे, इन गुरु का नाम क्या था? याद रखिएगा, हारित ऋषि। कौन थे? हारित ऋषि। और ये जो हारित ऋषि है, ये कौन से संप्रदाय को? पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय। याद रखिएगा, इस हारित ऋषि ने काल भोज को बप्पा की उपाधि दी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि इस बप्पा रावल का अन्य नाम क्या है? काल भोज का अन्य नाम क्या है? बप्पा रावल। बप्पा रावल। लेकिन रणकपुर जो प्रशस्ति है 1439 ईस्वी में, रणकपुर प्रशस्ति, वो ये कहती है कि काल भोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग, जबकि दोनों एक है। दुनिया को दिखता है अलग अलग है, बाकी दोनों एक है। नहीं नहीं, यहां पर केवल बात काल भोज और किसकी है? बप्पा रावल की। अन्य नाम क्या है? बप्पा रावल। ये लिख लिया। अब देखो आगे, ये तो आपको वो बात लिखी है जो यहां इस गुफा में छुपी हुई है, आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, अब हम आगे ये लिखेंगे कि काल भोज ने हारित ऋषि की सेवा की। तब हारित ऋषि ने भगवान से इस काल भोज के लिए क्या मांगा था? एक साम्राज्य मांगा। वो साम्राज्य कौन सा है? मेवाड़ साम्राज्य। इसीलिए आगे चलकर हारित ऋषि का आशीर्वाद लेकर काल भोज जाएगा और चित्तौड़ जीतेगा। ये लिख लिया ना यहां तक? ये लिख लिया। अब आगे सुनो केवल, काल भोज। काल भोज को आशीर्वाद प्राप्त है अपने गुरु का, जिनका नाम क्या है? हारित ऋषि। इसीलिए कहते हैं कि इसी काल भोज ने ये कौन सा है? चित्तौड़। इसी काल भोज ने इसी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब? याद रखिएगा, 734 ईस्वी में। कब किया था? 734 ईस्वी के अंदर काल भोज ने किस पर अटैक किया? चित्तौड़ पर। इस समय चित्तौड़ के जो शासक थे, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मान मौर्य, या इसी का नाम मिलता है मान मोरी। इस पर आक्रमण किया और काल भोज ने चित्तौड़ जीता। अब इस काल भोज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ के राजा मान मौर्य थे। टाइमिंग 734 था। ये पूरी पूरी जानकारी हमें जिस शिलालेख से मिलती है, उस शिलालेख का नाम है मान मोरी शिलालेख।
कौन सा शिलालेख है? मानमोरी शिलालेख। और ये जो मानमोरी शिलालेख है, इसका जो टाइमिंग है वो है 713 ईस्वी। और ये जहां से प्राप्त हुआ है वो है, याद रखिएगा, पुंडोली गांव। और ये कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। ये शिलालेख ये बताता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ के जो राजा थे मानमोरी, इनको क्या किया था? पराजित किया। इसी मानमोरी शिलालेख के अंदर जानकारी मिलती है किनकी? तो याद रखिएगा, महेश्वर, भीम, भोज, वे मान जैसे शासकों की, इस शिलालेख में इस चित्तौड़ का पूरा वह इतिहास है जो मान मौर्य से पहले है। समझ रहे? इस शिलालेख में क्या जानकारी है? इस शिलालेख के अंदर काल भोज ने जो अटैक किया था ना 734, इससे पहले का उल्लेख है। तो इससे पहले का उल्लेख इस शिलालेख में पढ़ पाते, उससे पहले इस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड लंदन लेकर जा रहे थे। कर्नल जेम्स टोड अपने साथ कहां ले जा रहे थे? लंदन। तो उस जहाज में रखा हुआ था, तो जहाज का बैलेंस बिगड़ गया था। तो ड्राइवर ने कहा, टोड या तो आप बाहर जाइए या फिर इसको। तब कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकवा दिया। वरना मेवाड़ का इतिहास तो हम यहां से तो पढ़ते ही पढ़ते, इससे पहले भी पढ़ते कि जब यहां मौर्य आए। क्योंकि देखो, मेवाड़ में प्रसिद्ध किले तो दो ही हैं। दो ही हैं। कौन से दो ही हैं? एक चित्तौड़गढ़ और दूसरा कौन सा है? एक चित्तौड़गढ़, एक कुंभलगढ़। और आप ये देखते हैं कि इन दोनों किलों का ही निर्माण मौर्यों द्वारा करवाया गया। चित्तौड़ किले का निर्माण तो किसने करवाया है? चित्रांग मौर्य ने। और कुंभलगढ़ किले का प्रारंभिक निर्माण करवाया है संपर्ति मौर्य ने। इसका मतलब मेवाड़ में मौर्य ज्यादा थे, है ना? लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि आपके टोड ने अच्छा कर दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी मूर्ति को जहांगीर ने समुद्र में फेंकवाया था? दो ही तो बातें आती है फेंकवाने में। एक तो आपको घर के बाहर, नहीं मतलब एक तो टोड बेचारों को कभी कभी फेंक देते थे, नहीं? तो एक तो टोड ने इसको शिलालेख को समुद्र में फेंकवाया। और एक याद रखेगा, मुगल बादशाह थे जहांगीर। जहांगीर ने पुष्कर में एक मंदिर है जिसका नाम है वराह मंदिर, जिसका मंदिर अरुणाराज ने, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अरुणाराज। उसकी मूर्ति को फेंकवाया था जहांगीर ने। और एक याद रखिएगा, ये फेंकवाया। तो इसका मतलब काल भोज ने 734 ईस्वी के अंदर किसको जीत लिया था? चित्तौड़ को। उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो क्वेश्चन यही इर्द गिर्द घूमेगा। या तो पूछेगा कि बप्पा रावल या काल भोज ने चित्तौड़ कब जीता, या पूछेगा 734 में किसको हराकर जीता, या 734 में कहां पर आक्रमण किया, किसका आशीर्वाद लेकर। बस, हारित ऋषि, काल भोज, 734, चित्तौड़, मानमोरी। हारित ऋषि, काल भोज, 734, चित्तौड़, मानमोरी। बस, कितना है जी ये? इसी जीत क्या बताऊं मैं आपको, बताओ। ठीक है, शाबाश। ये लिखा, अन्य नाम लिखा बप्पा राहुल। अगली लाइन से लिखो। अगली लाइन से लिखो, काल भोज ने
734 ईस्वी में मान मौर्य या मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर अधिकार किया। यहां तक ये लिखिए, ये लाइन लिखिए। अब आपको इस लाइन के नीचे तीर करना है। ऐसे तीर करो, करो तीर करो। नहीं नहीं, कर दो तीर, तो आप बहुत ही करते रहते हैं वैसे भी, लेकिन उड़ते हुए तीर लेने नहीं है जीवन में कभी भी। ये लिखा जान, तीर करके लिखो जानकारी, और ये लिख लो, ये देखो तीर ऐसे किया हुआ है। अब ये उतारो पूरा, कि आपने ये जो चीज लिखी है ना, कि काल भोज ने 734 ईस्वी के अंदर मान मोरी को पराजित किया है, ये जानकारी कहां से मिलती है? तो मान मोरी शिलालेख। तो ये 734 ईस्वी है, याद रखना।
भाई जैसे अब आप पृथ्वीराज रासो नाम सुनते हैं? पृथ्वीराज रासो चंद बरदई ने लिखी थी, वो पृथ्वीराज का दरबारी था, तो लिख रहा था लिख रहा था लिख रहा था, एक दिन चल बसा, तो बाकी का काम किसने लिख दिया था? जलहण ने। याद नहीं करते हो इसलिए कल छुट्टी है आपके। जब जब मैं पूछूंगा और याद नहीं करोगे, संडे को छुट्टी कर देंगे। नहीं आज तो नहीं है, आज तो हम इसमें बेगे हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ? कल आप आराम से पढ़ पाओगे ना, छुट्टी है तो परसों आते ही टेस्ट है आपके, ठीक है? मैं टेस्ट लूंगा, आप में से कुछ आएंगे नहीं ना तो फिर मुझे ठीक नहीं लगेगा। फिर कई बच्चे क्या है, भाग जाते हैं बेचारे, कुछ से ज्यादा पूछता हूँ तो भी ये भाग जाते हैं वो, इसलिए मैं पूछता ही नहीं हूँ। आपसे तो कभी पूछा ही नहीं, मैंने कुछ पूछा थोड़ी है। हाँ ऐसे शाबाश। हाँ ठीक है, अब नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? आते ही टेस्ट लूंगा, ये नहीं बताऊंगा। अभी लिखा दो, रणकपुर, रणकपुर में मिलती है। अभी तो मुझे ये भी लिखाना है कि ये जो काल भोज है, ये विप्रवंशीय ब्राह्मण है, ये भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर मिलता है। डॉक्टर ओझा ये बताएगा कि बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज है। अभी जो हम बातें लिख रहे हैं ना काल भोज की, ये काल भोज जीवित है तब की बातें हैं ये, कि वो ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, फिर लोगों ने उनके बारे में क्या क्या कहा वो हम बाद में लिखेंगे। ये लिख लिया ना, जानकारी वाली बात लिखनी थी आपको केवल ये। हाँ मालव जनपद और शिवी जनपद, बिल्कुल। मालव जनपद से आप क्वेश्चन देखेंगे तो टोंक मिल जाएगा आपको वहां, टोंक ही मिलता है, क्योंकि एक तो आपके टोंक का कौन सा रेड स्थल, और एक टोंक का कौन सा नगर स्थल, वहां से मालव जनपद के ही सिक्के मिले हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल, मालव जनपद से। लिखवाइए आगे, सिक्के आएंगे तो और लिखा देंगे आपको, ठीक है? ये लिख लिया आपने? तो अभी तक आपने ये लिखा है कि ये जो काल भोज है, इनके पिताजी नागादित्य, ये तो चलेगी, ये इन्होंने बचपन के अंदर गायें चराने का कार्य किया, ब्राह्मणों की गायें चराई, फिर आगे चलकर ऋषि से मुलाकात हुई, ऋषि की सेवा की, तो ऋषि ने इनको आशीर्वाद के रूप में मेवाड़ साम्राज्य मांगा था भगवान से, जो किनको दिया? काल भोज को। काल भोज ने मानमोरी शिलालेख ये कहता है कि 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किसको पराजित कर दिया? मान मौर्य को, और चित्तौड़ पर क्या हो गया है? अधिकार। ठीक है, अब इसके जस्ट आगे और क्या बातें हैं काल भोज की वो देखो। काल भोज राजा बना, काल भोज, आपको बार बार हेडिंग नहीं लगानी है, आपने हेडिंग लगा रखी है पहले से ही, तो जहां हेडिंग लगा रखी है ना, उसके जस्ट आगे लिखना है कि अब तो ये राजा बन गए हैं, तो ये राजा रहेंगे 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। ये टाइमिंग लिखना है आपको, जहां पर हेडिंग डाली हुई है ना काल भोज, उसके जस्ट आगे ये लिखो काल भोज, जहां हेडिंग लगी हुई है सबसे ऊपर देखो, जहां आपने काल भोज हेडिंग डाली है ना, उसके जस्ट आगे लिखना है 734 से लेकर 753, क्योंकि अब राजा बने हैं ना, तो अब हमें टाइमिंग मिला है। पहले लिख देता तो आप कहते नहीं सर ऐसे कैसे, अभी तो बच्चा है, ये 3 साल का है। अब ठीक लग रहा है। आगे आगे देखो, तो काल भोज ने सबसे पहले कौन कौन से कार्य किए? तो काल भोज के समय स्थापत्य कला का विकास हुआ, स्थापत्य का विकास। लेकिन याद रखिएगा, सर्वाधिक स्थापत्य कला का जो विकास है वो कुंभा के समय हुआ है, इसीलिए कुंभा को कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य का विकास कैसे हुआ? तो काल भोज ने 2 निर्माण करवाए। एक तो इन्होंने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया,
मंदिर। और एकलिंग जी का जो मंदिर है ये कहां बनाया? तो याद रखिएगा कैलाशपुरी में। और कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर में। एक तो ये। और इसी मंदिर का परकोटा आगे चलकर कौन बनाएगा? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि काल भोज द्वारा निर्मित एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा किसने बनाया था? ऐसा सुनते हैं कभी नाम? आगे लिखा दूंगा मैं, आगे लिखा, चिंता मत करो ऐसे। आप तो ऐसे मतलब बहुत जैसे आपको बनाना है परकोटा, खर्चा आ जाएगा आप पर, इतना मत सोचा करो। दूसरी बात, दूसरा इन्होंने क्या किया था? दूसरा इन्होंने सास बहू का मंदिर बनाया, जिसे आप सहस्त्र बाहु के नाम से जानते हैं मंदिर। और ये जो सास बहू का मंदिर है, ये मंदिर कहां है? तो याद रखिएगा नागदा में। नागदा कहां पर है? उदयपुर में। ये नागदा वही स्थान है जो कुंभा ने आगे चलकर अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। काल भोज यानी कि बप्पा रावल ने जिसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया, वो स्थान कौन सा है? नागदा। याद रखिएगा मेवाड़ की प्रथम राजधानी यह है। मेवाड़ की प्रथम, जी, प्रथम राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी आहड़, तीसरी राजधानी चित्तौड़। देखा, कुंभलगढ़, उदयपुर, फिर उदयपुर लिखा दूंगा मैं। तो मेवाड़ की प्रथम राजधानी कौन सी बनी? नागदा। ये नागदा वही है जहां पर बप्पा रावल यानी कि काल भोज बचपन में गायें चराने का कार्य किया करते थे। इसीलिए पूछा जाता है कि नागदा का प्राचीन नाम क्या है। ये तो आप बता ही देंगे, क्योंकि आपको प्राचीन नाम तो सारे आते हैं, जबकि कई बार बताया होगा, नहीं बताया? नागदा का प्राचीन नाम है नागेंद्र। नहीं नहीं, उतना मत सोचो, सिंपल सा सोचो। क्या नाम है? नागेंद्र। यहीं बचपन के अंदर काल भोज गायें चराने का कार्य किया करते थे। आप में से कभी किसी ने ये सास बहू का मंदिर देखा है? तो इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। इधर बहू का मंदिर है, इधर सास का मंदिर है, बीच में थोड़ी सी स्पेस है। और स्पेस होनी चाहिए, वरना झगड़ा कर लेंगे। वरना बहू खाना बनाकर जाएगी, सासू आएगी, नमक डाल देगी उसमें। ऐसा होता है क्या? होता है क्या सर? नहीं होता? फिर तो तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काल भोज द्वारा निर्मित साहस बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ये तो आता है हमेशा ही, सास बहू का कहा है ये किसे समर्पित है, क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा ये जिसे समर्पित है वो है भगवान विष्णु। विष्णु ही संभाल सकते हैं सास बहू को। शिव तो क्या संभाल सकते हैं? सास बहू को कौन संभाल सकते हैं? लिखो, लिखो स्थापत्य का विकास और इनकी राजधानी। एक पेज और भरूंगा अभी मैं इसके बारे में, काल भोज, तो इसलिए ऐसे निश्चित रहा करो, ठीक है? टेंशन मत लिया करो।
कंडीशन है। ठीक है। हाँ। तो ये हो गया आपके स्थापत्य का विकास, जहां पर दो मंदिरों की चर्चा और जहां पर एक है राजधानी। अब देखो इसके अलावा काल भोज ने अपने जीवन काल के अंदर कहां कहां तक विजय प्राप्त की, और इसके अलावा और कौन से कार्य किए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो लिखिएगा कि मेवाड़ में सोने की मुद्रा का प्रचलन इनके समय शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? तो याद रखिएगा, इन्होंने 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। दूसरा कार्य इनका, वैसे आपको बताएं तो जो हारित ऋषि थे ना, हारित ऋषि ने जब इनको कहा था काल भोज को कि एक साम्राज्य है जहां पर तुम्हें अधिकार करना है, तो सिंपल सी बात है, ऋषि के पास में तो, बेचारे के पास में धन संपत्ति है नहीं जो काल भोज को दे और काल भोज सेना तैयार करे। तो काल भोज को एक स्थान बताया था जहां पर खुदाई में हमेशा सोना ही सोना निकलता है। साउथ की एक मूवी है, वो लगभग यहां से कुछ टच करती है। मतलब वहां खुदाई में एक बर्तन मिलता है। देख ली। ये कह रहा है कि आपने पहले भी बताया, तो वो खुदाई में एक बर्तन मिलता है। उस बर्तन में जितना, मतलब आप जैसे दूध डाल देंगे और वापस निकालेंगे ना, तो उस बर्तन में वो दूध कभी समाप्ति नहीं होता है, वो उतना ही रहता है। देख, सर्च कर लेना, दूध समाप्त नहीं होता है। ना ना ना, वो द रियल जोधपुर तो वो हिंगलाज माता के मंदिर पर बनी हुई है। उसी का है क्या? चलो जो भी है, हो सकता है। तो उसी प्रकार हारित ऋषि ने भी बप्पा रावल को एक स्थान बताया था जहां पर खुदाई में केवल सिक्के ही सिक्के निकले थे सोने के। तो उनको ही इकट्ठा करके उन्होंने अपनी सेना तैयार की थी। और इसके पास में एक सैनिक टुकड़ी, काल भोज की एक सैनिक टुकड़ी जहां रहती थी ना, वो स्थान है पाकिस्तान का रावलपिंडी। रावलपिंडी में। और रावलपिंडी कहां है? पाकिस्तान में। याद रखिएगा, ये जो नाम है रावलपिंडी, ये बप्पा रावल के नाम पर रखा गया है। बप्पा रावल के नाम पर। याद रखिएगा, हाँ। ग्रेन ग्रेन ग्रेन। ग्राम तो अब कल परसों आया है, किलो कल परसों आया है, पाव कल परसों आया है। पहले ग्रेन। हाँ, आते हैं ना पहले। तो बप्पा रावल के नाम पर 115 ग्राम मिल जाए तो ठीक ही है, सोना कौन सा है। हाँ, 10-10 ग्राम, 12-12 ग्राम के कितने रुपए लगते हैं? तो फिर मात्र कितने?
आगे लिखो, ये लिख लिया। तो 115 ग्रेन सोने के सिक्के और एक ये सैनिक टुकड़ी रावलपिंडी। इसके अलावा लिखिएगा काल भोज ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था। सलीम को पराजित किया। समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है कि जब काल भोज मेवाड़ का राजा था, उस समय याद रखिएगा गजनी का शासक कौन था? सलीम। इसके अलावा याद रखिएगा सिंध का एक गवर्नर था जिसका नाम था जुनेद। सिंध के जुनेद के समकालीन थे, याद रखिएगा। कौन? बप्पा रावल। जब बप्पा रावल मेवाड़ के राजा थे ना, तब सिंध के कौन थे? जुनेद। गजनी के कौन थे? सलीम। याद रखिएगा। और ये भी लिखूं क्या, इस समय प्रतिहारों का शासक कौन था? नाग भट्ट फर्स्ट। ये लो, प्रतिहार राजा भी इस समय कौन थे? नाग भट्ट फर्स्ट। उतारो। नागेंद्र, क्या लिख दिया? अब सही है? ये लिखो। बिल्कुल, इन दोनों के समकालीन थे। वैसे यहां पे समकालीन थे, लेकिन इन्होंने गजनी के शासक सलीम को तो पराजित भी किया था, इनसे युद्ध नहीं हुआ था। ऐसे लगता है मेवाड़ में केवल काल भोज ही पढ़ना है ना? तो काल भोज इतना है तो प्रताप, कुंभा, सांगा। हाँ, यस। लिख लिया। अब देखो अगली बात और काल भोज से संबंधित। लिख लिया सभी ने? लिख लिया आप सबने? आगे चलूं? लिखो लिखो। तो अब इन्होंने अपने जीवन में कार्य तो कर ही दिए सारे कुछ, मार दो। और क्या करोगे? क्योंकि जब तक एक जाएगा नहीं, दूसरा कैसे आएगा? हाँ? चलो, अब देखो अगली बात है, वो है इनकी उपाधियां। लिखो, उपाधियां। कालभोज बप्पा राहुल को उपाधि। उपाधियों में एक तो उपाधि मैंने आपको पहले ही लिखा दी थी, बप्पा की उपाधि कालभोज को किसने दी थी? हारित ऋषि ने लिखा था ना।
हाँ लिखाया था। अब यहां पर इसके अलावा कुछ उपाधियां हैं, जैसे एक तो काल भोज को कहा जाता है चकवे। चकवे का मतलब होता है जिसने चारों ओर विजय प्राप्त की है, वो है चकवे। दूसरा इसे कहा जाता है हिंदू सूरज, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ से लेकर गजनी तक हिंदुओं को स्थापित कर दिया था। मेनली आपको याद रखना है कि मेवाड़ के जो शासक है ना, मेवाड़ शासक, इन मेवाड़ शासकों को कहा जाता है हिंदुआ सूरज। क्या कहा जाता है? हिंदुआ सूरज। याद रखिएगा, हिंदुआ सूरज किसे कहा जाता है? ये आज आपका कैप्सूल, कल तक आपके इसका असर रहेगा, परसों आते ही फिर दे देंगे। एक तो है कि हिंदू सूरज किसे कहा जाता है, एक ये है कि हिंदुआ सूरज कहां के शासकों को कहा जाता है, एक ये है कि हिंदू बादशाह किसे कहते हैं, एक ये है कि हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, एक है आपके सामने कि आप हिंदू पत किसे कहते हैं, एक आपके सामने है कि हिंदू सत किसे कहा जाता है, एक ये है कि प्रबल हिंदू राजा किसे कहा जाता है, एक ये है कि अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है, एक है कि हिंदू हृदय सम्राट किसे कहते हैं। ओहो, ये क्या हुआ आपके साथ? बस ये याद रखने हैं दो चार, ठीक है। क्या, हाँ सर, याद तो कर ही लेंगे, करना ही पड़ेगा। हिंदू सूरज जिसे आप कहते हैं वो है बप्पा रावल, यानी कि काल भोज। बप्पा रावल या कौन है? काल भोज। हिंदुआ सूरज जिसे कहा जाता है वो है मेवाड़ शासक। हिंदू बादशाह जिसे कहते हैं वो है राव मालदेव। हिंदू सुल्तान जिसे कहा जाता है वो है आपके राणा कुंभा। हिंदू पत जिसे कहा जाता है वो है राणा सांगा। हिंदू सत जिसे कहा जाता है वो है आपके जसवंत सिंह। प्रथम प्रबल हिंदू राजा जिसे कहते हैं वो है आपके राणा हमीर। अंतिम हिंदू सम्राट जिसे कहा जाता है वो है पृथ्वीराज तृतीय चौहान। और हिंदू हृदय सम्राट जिसे कहते हैं वो है जाट महाराजा सूरजमल। बस, शाबाश, याद रह गया। हिंदू सूरज किसे कहते हैं और हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं, और हिंदू बादशाह, हिंदू सत। कैसे, मतलब ये कैसे कर लिया आपने? अच्छा, तो चकवे और कौन सा? हिंदू सूरज। इसके अलावा इसे कहा जाता है राजगुरु। ठीक है, ये तो तीन क्या है इसकी उपाधियां। याद रखिएगा, बप्पा रावल की तुलना जिससे की जाती है ना, तुलना इसकी करते हैं फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टल से।
फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टल से। किसने की थी ये तुलना? एग्जाम के अंदर वही पूछा गया। तो आपका फेवरेट नाम शिवी वेद। कौन सा? ये चिंतामणि विनायक वेद। चिंता आपको नहीं करनी है। तुलना किसे की है? फ्रांस के सेनापति चार्ल्स मार्टल से। लिखो लिखो, साथ में लिख लो। अब कैसे ठीक लग रहा है? कालभोज बप्पा रावल। इस बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि बप्पा रावल 16 हाथ की धोती पहना करता था। 16 हाथ की धोती पहना करता था, 4 हाथ का दुपट्टा रखा करता था, 4 बकरों का भोजन एक साथ में किया करता था। है? नहीं नहीं, हटेगा। मैं वो लिखाता हूं। ये लिख लिया आपने, तुलना कर ली। अब कुछ बातें हैं वो और लिखा देता हूं आपको। जैसे आपने वो कहा था कि अलग अलग किसने बताया, तो देखो नोट करके लिखो। पर एक बार इनको मार ही देते हैं। लिखो समाधि, पीछे रह जाएगी फिर। इनकी समाधि याद रखिएगा नागदा में। नागदा कहां पर है? देखो गोपीनाथ शर्मा ये कहता है कि इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन एक लिंग जो प्रशस्ति है वो ये कहती है कि इन्होंने संन्यास लिया था। काल भोज का पुत्र है जिसका नाम है खुमाण। उस खुमाण को कहा था बेटा खुमाण, ये खुमाण खा अब तू, यानी कि अब राजा तू है, मैं संन्यास ले लेता हूं। जो भी हो हमें समाधि याद रखनी है। समाधि कहां है? नागदा उदयपुर में। अगली बात लिखिएगा, अब नोट करके आप लिखिएगा, रणकपुर प्रशस्ति टाइमिंग है 1439 ईस्वी। तो ये रणकपुर प्रशस्ति क्या कहती है? रणकपुर प्रशस्ति हमें ये बताती है कि कालभोज वे बप्पा रावल
अलग अलग है। तो ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपको कि ऐसी कौन सी प्रशस्ति है जो काल भोज और बप्पा रावल को दो अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में दर्शाती है, तो रणकपुर। एक लिखिएगा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये बताती है कि बप्पा रावल विप्रवंशीय ब्राह्मण था। क्योंकि फिर वो ब्राह्मण के पास में ही रहा करता था ना, इसीलिए ये जानकारी मिलती है। लेकिन डॉक्टर ओझा ने कहा, डॉक्टर GH ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ओझा साहब ने क्या कहा? ओझा साहब ने कहा कि बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज है। क्या है? कालभोज। उतारो। हाँ रीना बोलो। लिख लिया सभी ने? हेडिंग डालो फिर, मास्टर कैप्सूल। और ये ले लो, मतलब लिख लो। लिख लो लिख लो, दूसरी बार लिख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। और लिख लो लिख लो। नहीं नहीं, लिख लो लिख लो, मेरी कसम है, लिख लो। मतलब दूसरी बार लिखोगे ना तो और याद हो जाएगा, क्लियर ही। आपका पेज तो खराब होगा, मुझे खेद है।
इनमें से आप देखेंगे ना, तो जैसे इनमें से क्वेश्चन ये पूछे गया है, ये हिंदू सूरज पूछा गया, हिंदू बादशाह पूछा गया, हिंदू सुल्तान पूछा गया, हिंदू पत पूछा गया, प्रबल हिंदू राजा, और इनमें से भी ये अंतिम हिंदू सम्राट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे बार बार लिखते हैं ना, तब चीजें बिल्कुल आसानी से याद होती है, नहीं फर्क पड़ियो ना। चलो आगे। अब देखो बप्पा रावल के बाद, बप्पा रावल के बाद बप्पा रावल का पुत्र शासक बना, जिसका नाम है खुमान। खुमान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है यहाँ। ऐसा मिलता है कि खुमान के बाद मेवाड़ राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। खुमान के बाद में हमें जिस राजा की जानकारी मिलती है वो है भरत भट्ट द्वितीय। भरत भट्ट द्वितीय के बाद में एक बार फिर मेवाड़ में अच्छे कार्य शुरू होने लगते हैं, वो है अलट। तो अब हम पढ़ेंगे अलट। चले आगे, एक बार थोड़ा बप्पा रावल देख लेते हैं कैसा लग रहा है। यहां से शुरू किया था, गाय चराई बचपन में, हारित ऋषि गुरु थे, पाशुपत संप्रदाय याद रखना। ये अन्य नाम, ये अधिकार कब किया, इसकी पूरी जानकारी कौन से शिलालेख में है, और उसके अलावा उनके जीवन में जैसे स्थापत्य कला का विकास हो, उनकी राजधानी हो, या फिर उसके अलावा सोने की मुद्राएं, उनकी एक सैनिक टुकड़ी, और ये समकालीन याद रखिएगा सलीम, जुनैद और नागभट्ट फर्स्ट, और इसके अलावा इनकी उपाधियां, तुलना और समाधि। ठीक है, नेक्स्ट बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद अगला शासक, वो बप्पा रावल का पुत्र, जिसका नाम क्या है, खुमान। देख लो, खुमान। खुमान के बाद अगला शासक, भरत भट्ट द्वितीय। भरत भट्ट द्वितीय के बाद अगला शासक, तो हेडिंग डाल दीजिएगा यहां से अलट, यानी कि बप्पा रावल, बप्पा रावल के बाद में खुमान, खुमान के बाद में भरत भट्ट द्वितीय, और भरत भट्ट द्वितीय का पुत्र है कौन सा, अलट। तो अब राजा बना है अलट। अलट के बारे में हमें पढ़ना है। अलट, इस अलट का ही दूसरा नाम क्या है, आलू रावल। वो बप्पा रावल, ये आलू रावल। अलट की बहुत खास बातें हैं। अलट हमारे राजस्थान इतिहास का ये पहला ऐसा राजा है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। अलट, जैसे भारत के अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विवाह की बात करते हैं तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य।
किससे विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? हेलेना या कार्नेलिया? वो कौन थी? कौन थी कार्नेलिया? कौन था? सेल्यूकस निकेटर था क्या? सेल्यूकस निकेटर, हाँ वो। और यहां पर हमारे राजस्थान इतिहास में प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह करेगा उसका नाम क्या है? अलट, और अलट की पत्नी का नाम है हरिया देवी। ये अलट ही वो मेवाड़ का पहला शासक है जो हमारे यहां पर नौकरशाही की शुरुआत करेगा। नौकरशाही का मतलब जैसे, हाँ, नौकरी देना। जैसे अलट पहली बार मेवाड़ के अंदर दो पद नियुक्त करेगा, जिसमें एक तो है अमात्य और एक जैसे अक्सपटालाधीश। 2018 राजस्थान पुलिस के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब क्या है? यह पूछा गया। इसका मतलब है आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अक्सपटाल। अमात्य का मतलब है सीएम, मंत्री। तो चलो, अलर्ट है तो अलर्ट तो कल पढ़ेंगे। अलर्ट, कल छुट्टी है।